Hello all of you friends, welcome to your favorite channel MSG। आज हम इस MSG में जुड़े हैं कुछ इंटरेस्टिंग और आपके लिए टैलेंट और एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे ऐसे बेसिक्स जो बचपन में हम पढ़ नहीं पाते सीख जाते हैं तो उनको बताते हैं और हम आज तक हमारे दिमाग में फोबिया बन के बैठ जाता है और इस फोबिया के कारण हम उस सब्जेक्ट से ही डरना चालू कर देते हैं जिस सब्जेक्ट से हमको ज़्यादा कुछ सालों पहले इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि हम किसी चीज़ों को हम बेसिक को नहीं जान पाते हैं और अचानक से ब्रेन में आते हैं जिसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझ नहीं आने से एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि हम इस चीज़ को कैसे ये बोल सकते हैं कि कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम एक क्लास हम लगा रहे हैं उस चीज़ के लिए और एक अच्छा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपका बेनिफिट कर दे, आपको देखते ही तुरंत समझ में आ जाए। उस कंप्लीट स्टडी के अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक्स्ट्रा बुक भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम कंप्लीट आपको उस बेसिक्स का नॉलेज आ जाए। तो ज़्यादातर मैं जितने भी स्टूडेंट से आज तक कितने सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, लेकिन जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को दिक्कत देखा है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखा है लोगों का वो केमिस्ट्री में है। तो मैं केमिस्ट्री का पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक चालू करता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पता कितने वो तो उसको टॉपिक शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ब्लड का केमिस्ट्री का हर चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हर जगह पे है, हर जगह पे और तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एटम का डायग्राम देते हैं। जस्ट इमेजिन दैट इज द एटम्स डायग्राम एंड एट द सेंटर ऑफ दैट एटम, ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एटम। अब इसके सेंटर में जो भी है वो क्या है, एक सेंटर में यहाँ पास न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस एंड कैपिटल एन से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है जो कि एकदम ज़ीरो, मतलब इसका अगर आप देखेंगे नेचर तो जीरो, मतलब कि न्यूट्रल नेचर। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक और चीज़ लाई करता है वो है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला लाई करता है, मतलब न्यूक्लियस में न्यूट्रल और पॉजिटिव ही रहते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में आपने जान लिया। अब आपको पता होगा कि एटम में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्सप्लेनेशन हमको रदरफोर्ड ने बहुत ही अच्छे से दिया था अपने रदरफोर्ड गोल्ड शीट मॉडल में। तो इस गोल्ड शीट मॉडल में उसमें इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है वो कि सेंटर में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इन शॉर्ट ये अंदर का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जो बाहर है वो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अल्टरनेटलेस। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये थकेगा, कभी नहीं थकता, ये हमेशा रिवॉल्व करते रहता है। इसके पास एक खुद का मोमेंटम होता है, खुद का मास होता है, खुद का वेलोसिटी होता है। अब उस मास और वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के टॉपिक के अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब लोग बार बार कंफ्यूज रहते हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके शेल के बारे में पढ़ते हैं। कितने शेल है टोटल, अब आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये है क्या। तो ये कुछ नहीं है, देखो ये है हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोग किसी भी जैसे मान लो हम लोग किसी मेटल को या किसी भी, मतलब जैसे मान लो आप
ये पीरियोडिक टेबल को ही आप देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल में आप जितना भी एलिमेंट है उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो निकालते ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है? नहीं, कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। आप अगर एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे आपके लिए मैं बताऊँ सोडियम का अगर आपको वैलेंसी बताऊँ तो सोडियम का वैलेंसी अगर मैं बताऊँ तो उससे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले आपको क्या बताना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर फोकस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर, जिसको डिनोट करते हैं Na से। या Na कोई आप सोचते होंगे सोडियम का नाम सोडियम है लेकिन वो Na से डिनोट होता है। तो असल में क्या होता है, ये सब एक ग्रीक लेटर्स है। तो ग्रीक लेटर में क्या होता है कि उनको अलग नाम से डिनोट करते हैं। जैसे नाइट्रियम होता है सोडियम, ठीक है। तो ये शायद लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज है, अप्रॉक्स मुझे नहीं पता इस बारे में ज़्यादा डिटेल, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहता क्योंकि हम लोग इसको सोडियम से डिनोट करते हैं। तो सोडियम किससे डिनोट होता है? Na से। तो सोडियम जब डिनोट होता है Na से तो इसका एटॉमिक नंबर क्या था? सो एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ देयर? एटॉमिक नंबर होगा इसका 11। जब आपको पता है ये इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालूँ तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ महत्वपूर्ण बात है कि एनर्जी लेवल से भी ज़्यादा हो किस बातों में नॉलेज होना चाहिए? ऑर्बिटल एंड सब ऑर्बिटल। जैसे ये सब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सब ऑर्बिटल्स क्या है? तो सब ऑर्बिटल होते क्या है उसको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले एनर्जी लेवल को समझो। एनर्जी लेवल क्या होता है? तो एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? 2n² होता है, ठीक है। दैट इज द 2n² इज द फॉर्मूला। एंड आप बोल सकते हो सूत्र बोल सकते हो या फॉर्मूला भी बोल सकते हो। एक टाइप का फॉर्मूला ही है, रफ बोला जाए तो। लेकिन अगर रफ ना बोला जाए तो ये पहले हम लोग शेल के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग शेल के बारे में। अभी तो न्यूक्लियस है तो इसको मत बोलना आपकी शेल है। ये मैं इसको आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा सा गोला बनाया, बल्कि न्यूक्लियस इतने एरिया में आ जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस का बात खत्म हुआ, यहाँ पास आ गया ऑर्बिटल। एवरी ऑर्बिटल मतलब हर एक ऑर्बिटल का एक अलग अलग नाम होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये है आपका K, ये है आपका L, ये है आपका M, ये है आपका N। ऐसे कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएगा। अब उसको आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी भी बढ़ सकता है। तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना नंबर ऑफ सेल अलग अलग होता है, सब में अलग अलग शेल होता है। अब आप बोलेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के शेल का आपको पता लगाना है। तो के शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो के शेल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो के शेल के लिए निकालोगे आप, कि एल शेल के निकालोगे, एम शेल के निकालोगे, एन शेल के निकालोगे, ऐसे करके आपको सब शेल के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि के शेल ये है। तो जब ये के शेल है तो इस वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो हमको पता है इस ऑर्बिट में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमको ये कहाँ से डिसाइड हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं? हमको पता कैसे चला 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? और कहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सीख रहे हैं? देखो मेरे स्टूडेंटों, देखो ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं सोडियम को बताऊँ तो 1s², 2s², 2p6 और 2p6 एंड 3s1। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, मतलब ये जो नंबर है, ये जो 1 नंबर है, माने ये के क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ शेल डिनोट करता है। मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, ये क्या है? के है। और जहाँ 2 लिखा है वो एल है। तो इससे हमको समझना है कि के ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिटल रहते हैं? तो मात्र एस रहता है। और एस के पास कितना कैपेसिटी रहता है स्टोर करने का इलेक्ट्रॉन? तो सिर्फ वो 2 ही कैपेसिटी रखता है। जैसे कि मैं यहाँ पास स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, एस कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, डी कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन ओनली, अच्छा पी भी तो है, हाँ, पी कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन ओनली। ऐसे करके एफ कंटेंट करता है 18 के अप्रॉक्स के आसपास का अपना इलेक्ट्रॉन कंटेंट करता है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना था, हमने समझ लिया। अभी आगे हम लोग क्या समझना है? मेनली चीज़ों को क्या बता रहे हैं? तो हम लोग को पहले फोकस करना है कि के है आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये रहा, दैट इज द के, ठीक है। सेकेंड एल क्या है आपका? सेकेंड एनर्जी लेवल है। और 3 क्या है? तो 3 आपका थर्ड एनर्जी लेवल है। वैसे 4 अगर आप 4 तक जाएंगे तो 4 तक के लिए आपका फोर्थ एनर्जी लेवल है। तो ये जो 1, 2, 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या सब है? एनर्जी लेवल। अगर मैं यहाँ अच्छे से लिखूँ तो ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। अब ये फर्स्ट शेल है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने ऑर्बिटल, कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि के में सिर्फ एस ऑर्बिटल नहीं करता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको 1s², ओनली 1s। तो एस ही सिर्फ वहाँ सब ऑर्बिटल रहता है, इसलिए एस का कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का? तो 2। तो सो इसको हमने लिख दिया 2। अभी 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंटेन करेगा। तो अगर सोडियम में यहाँ पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ 2 को ही भी एक तो
नोट कर सकता हूँ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। वैसे ही एल, अब एल क्या कंटेन करता है, तो एल को देखो देखो हमको जब पता है कि ये 1 एनर्जी लेवल है, ये 2 एनर्जी लेवल है, ये 3 एनर्जी लेवल है, ये 4 एनर्जी लेवल है, तो अगर आपको पता लगाना है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका ये 2n एनर्जी लेवल से पता लगा सकते हो। आप एन स्क्वायर, आप मान लो एन स्क्वायर कर रहे हो, एन का वैल्यू आप रखो 1 क्योंकि वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पास 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पास के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओनली 2, और सब ऑर्बिटल की बात करें जाए तो सिर्फ और सिर्फ एस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब दूसरा क्या है एल, अब एल में एल की जगह पे जहाँ एल क्या है सेकंड शेल है, तो सेकंड एनर्जी लेवल का शेल है, तो वहाँ 2 रख देते हैं एन की जगह, तो एल हो गया 2, मतलब एल का जो एन का वैल्यू है 2 है, क्योंकि एल का ही डिनोट कर रहा है। तो एल का अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सबसे पहले स्क्वायर करूँगा, तो इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास रहेगा, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने बोला कि यहाँ पास एल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि एल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा सब ऑर्बिटल रहता है, एस एंड पी, मतलब एस तो रहता ही रहता है, साथ में पी रहता है। अब ध्यान से देखिए एस का कितना ऑर्बिटल है 2, एंड पी का कितना ऑर्बिटल, पी देखो एस कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है 2, एंड पी कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है 6, 2 + 6 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर तो बात बन गया। अब हमको क्या पता लगाना है, अगला पता लगाना है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि इस जगह पे एल कितना कंटेन करता है 8, तो यहाँ मैंने लिख दिया 8। अब यहाँ पर से आ जाता हूँ जल्दी से एम में, अब एम को देखता हूँ, एम का फिर से फॉर्मूला डालता हूँ, एन की जगह पे अब कौन सा एनर्जी लेवल है थर्ड, एम कौन सा एनर्जी लेवल है थर्ड है, तो एम जब थर्ड एनर्जी लेवल है तो मैं 3 रख देता हूँ एन की जगह, तो एन की जगह मैंने क्या कर दिया 3 रख दिया। अब एन की जगह मैं जैसे ही 3 रखता हूँ एम की जगह, मैं एम के बारे में ही बता रहा हूँ, तो पहले एम को समझते हैं। एम इज द थर्ड लेवल एनर्जी लेवल, तो एम में अगर मैं 2 एन एन की जगह मैं 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पास 18 आ गया। तो ये 18 कहाँ से आया उसको भी समझना बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है। तो देखो एक सिंपल सी बात है, 18 कहाँ से आ रहा है, इसका 18 यहाँ से आ रहा है, मतलब ये खुद बता रहा है कि थर्ड एनर्जी लेवल एम उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि 18 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो मैं उसको बताता हूँ। आपके पास एम में कितने सब ऑर्बिटल हो जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल का थर्ड एनर्जी लेवल या थर्ड शेल बोल सकते हैं आप, थर्ड शेल है, इसलिए हमारा ये कितना सब ऑर्बिटल कंटेंट करेगा, तो टोटल 3 सब ऑर्बिटल कंटेंट करेगा, एस पी एंड एट लास्ट डी। अब उसके पास डी भी आ गया, तो देखिए ध्यान से एस का ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 6 + 2 + 10 दैट इज कॉल्ड 18। अपने आप 18 आ गया, तो यहाँ पास आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एन का भी देख लीजिए, एल एम एन, अब इतना डिटेल में बता रहा हूँ तो एन का भी बता देता हूँ, तो अब एन को देख लीजिए, तो मैं यहाँ एन को सीधे लिख देता हूँ। एन का कितना होगा, एन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू एल स्क्वायर था, तो एन क्या है, कौन सा एनर्जी लेवल है, तो 4th एनर्जी लेवल है, इन शॉर्ट ये 4th शेल है। अगर ये 4th एनर्जी शेल है तो एक काम करते हैं हम लोग एन की जगह पे क्या रख देते हैं, स्मॉल एन की जगह पे 4 रख देते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होता है। तो यहाँ पास हम लोग को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ में इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज ना हूँ इसके लिए और डिटेल में इसको देखता हूँ पहले क्या है। 4th में अगर मैं प्रिंट करूँ तो एस भी है, ऑर्बिटल पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो अब तीनों का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा 32 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग चेंज करेंगे उस चीज़ को। तो देखते हैं हम लोग गिनते हैं 32, प्लीज़ आप कैलकुलेट करिए, अगर नहीं कैलकुलेट करें तो मैं करता हूँ कैलकुलेट। तो एक बार समझते हैं इसको, मेरे ख्याल से इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एफ में, तो एक काम करते हैं एफ को आप कर दीजिए 14। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, 2 + 6 हो जाएगा 8, 8 + 10 कितना हो जाएगा 18, 18 + 14 कितना हो जाएगा 12, 1 32, दैट इज दैट 32। तो आपका मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एकदम क्लियरली कि हमारे एन शेल में कितने एनर्जी लेवल एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पास रहेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, एंड 10 में आपका 10 इलेक्ट्रॉन की डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, एंड एट लास्ट एफ में आपकी कितनी कैपेसिटी है 14। तो मैं जब भी एट लास्ट बोलता हूँ तो आप मत समझिए कि इतना ही है, इसके आगे और भी सब ऑर्बिटल हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी शेल हो सकते हैं, ठीक है।
तो अभी फ़िलहाल हम लोग के लिए जितने भी आप 10th एंड 12th पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 11th पढ़ते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, अलग-अलग क्वांटम हो गया नंबर्स, और अलग-अलग स्पिन। तो जैसे आपने देखा है कि डी ब्रॉगली हो गए, हाइजेनबर्ग हो गए, अलग-अलग लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट लोग ने, केमिस्ट्री के मेनली साइंटिस्ट, या फिर बोल सकते हैं फिजिस्ट ने, जैसे बोर हो गया, जैसे हमारा ये शेल का एनर्जी लेवल को बोर एंड बरी ने दिया था मिलकर, बहुत कुछ है जो बहुत डीप में गया है। तो ये सब चीज़ से एटॉमिक रेडियस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर कोई एनर्जी लेवल में एक दूसरे से एक रेडियस से जुड़े होते हैं, और हर एक रेडियस पे अलग अलग टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं। मेनली मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फोर्स लगाता है खींचने के लिए, बहुत सारे फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से सब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं। तो मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए बोनस बोल सकते हो आप उसको। मैं यहाँ Na का आपको पूरा फिल करके बताऊँगा स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताऊँगा। तो देखिए हमारे के शेल में कितना है, एस, ओनली एस का हम लोग के पास रहता है। के में कितने सब ऑर्बिटल रहता है, सिर्फ एक एस। तो एस कितना कंटिन्यू करता है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग फिल कर देंगे। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है 2, मतलब 2 यहाँ से चालू हो गया, माने सेकंड ऑर्बिटल चालू हो गया। सेकंड ऑर्बिटल क्या है, L। तो जब 2L है तो एक काम करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं कितना लेवल है करके। तो हमको पहले से पता है कि L में कितने होते हैं, L शेल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें होते हैं S एंड P। तो S एंड P के प्लस करने से हमारे पास उसका कैपेसिटी कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, 8। तो जब इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उसमें 8 है तो देखते हैं हमारा 8 यहाँ फिल हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 8 यहाँ पर फिल हो रहा है। तो हम गिन के 8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड एट लास्ट 8। तो यहाँ बस हमारा ये भी इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। कितनी अच्छी बात है, ये भी आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसके बाद आप देखते हैं क्या है, तो यहाँ पास इसके बाद है 3s1। तो एट लास्ट सोडियम का खत्म होने ही वाला है, तो ये है 3s1। तो हमको कहाँ तक जाना है, सिर्फ थर्ड वाले ऑर्बिटल में s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले s में जाना है, और s में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करना है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हमारा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है Na का। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिए, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक एनर्जी लेवल में। एनर्जी जैसे आप खुद ही समझिए इस चीज़ को, कि जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वन एनर्जी लेवल से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है, तो जिस वजह से वो जंप करता है या जिस कारण से भी जंप करता है, उसको बहुत सारी एनर्जी का नीड होता है। तो उस एनर्जी को नीड के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई हायर लेवल से लो लेवल में आता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करते हुए आता है, जिसकी वजह से हमको स्पेक्ट्रम भी ऑब्टेन होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप बाहुल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको 30 तक, आप मान के चलो आपको 20 तक आप बाहुल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको अगर 21 के बाद से आपको बनाना है तो आप बाहुल पर जरूरत पड़ती है। आप बाहुल कुछ नहीं, एनर्जी लेवल में वो एक एक्सप्लेनेशन है, वो कहता है एनर्जी लेवल में कि हर एक एनर्जी लेवल अलग अलग तरीके से जाती है, और जिस हिसाब से वो कहता है कि 2D के बाद या 2 मतलब मान के चलिए आप कितना है एनर्जी लेवल D। ये D के बाद जैसे ही आपका S आता है, तो D के बाद वो पहले P पे जाता है बोल रहा है। उसके बाद मतलब जो ये P है, मान लो ये 3P है, 3P के बाद इलेक्ट्रॉन D में ना जाके पहले S में जाता है, ऐसा वो कहता है। लेकिन वो अभी वो टॉपिक के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कंसेप्शन है वो मिसकंसेप्शन, या मिसकंसेप्शन आपके अंदर है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करूंगा अगले टॉपिक पे, और उस टॉपिक में मैं डिटेल में आपको स्टडी कराऊंगा कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद का टॉपिक। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहीं भी एंड नहीं होता, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके मूवमेंट को बताता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक बन चुका है आज के स्टूडेंट लोग के लिए जो बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है लोगों के लिए। कई पेरेंट्स बोलते हैं इसमें मार्क्स नहीं आता, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि कोई टीचर मार्क्स देने तैयार नहीं है। टीचर लोग जैसे ही स्टूडेंट को कॉपी चेक करने जाते हैं उसको सट पे काट देते हैं, क्योंकि काटने का कारण भी होता है क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारा नहीं लिखना रहता, सिर्फ एक लाइन में आपको परफेक्ट, कंप्लीट और एकदम सटीक जवाब देना होता है। और उस जवाब को अगर कोई टीचर नहीं मिलता, उसको उस क्वेश्चन के जवाब उसको टीचर को नहीं मिलते, तो वो बहुत ही अनसेटिस्फाई होता है उससे, और वो मार्क्स को पूर्ण तरह से काट देता है और उस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं चाहता। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए।